हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू नॉर्मल इंडिया। इंक्रीमेंट सीजन आ गया है, सब लोग अप्रेजल का वेट कर रहे हैं। मेरे मन में एक बात आई है, आप अगर सुनना चाहो तो। ऐसा कितना अच्छा होता कि सभी एम्प्लॉयज एक जगह बैठते और सब लोग अब जिसको जितना इंक्रीमेंट करना है अपनी सैलरी खुद ही इंक्रीज कर लेते, ना कि एम्प्लॉयर जिसने हमें हायर किया। हमारे देश में ऐसा सिस्टम चल रहा है और जो लोग ये कर रहे हैं उनको हमने ही चुना है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एमपी एंड एमएलएज ऑफ इंडिया। तो आपको पता है देश में 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है या सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में टोटल जो उसके जो मेंबर्स है वो एमपी है, विच इज अराउंड 788 इन इंडिया। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें अप्रोक्स जो एमएलएस वगैरह की काउंट है 4123 है। जो स्टेट है वो अपने एमपी एमएलए की सैलरी वो डिसाइड करते हैं। मतलब जो लोग एमएलए है वही सैलरी अपनी खुद डिसाइड करते हैं, अपनी पेंशन खुद डिसाइड करते हैं। सेम वे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो 788 लोग वही है जो हमने इनको चूज किया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी सैलरी खुद ही इंक्रीज कर लेते हैं। मतलब जब चुना था तब हमसे पूछा गया था कि आपको इनको चुनना है, बट उसके बाद ये जो भी डिसीजन लेते हैं कुछ भी लेते हैं उसमें हमारा कॉमन पीपल का कोई रोल नहीं है, ना ही हम ले सकते, क्योंकि हमने जब इनको चुना उसके बाद ये एक हमने ब्लाइंड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अब जो ये करेंगे वही सही है और यही कर सकते हैं। इतने करप्शन के अगेंस्ट या फिर वुमेन सेफ्टी के नाम से या नारी शक्ति वंदन का जो बिल था वो सारे बिल प्रेजेंट हुए और उसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें अपोज किया, कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे, पर नारी शक्ति वंदन पास नहीं हो पाया बिल बिकॉज कुछ पार्टी ने उसको अपोज किया। और जो ह्यूमन सेफ्टी उस पे बनाने के लिए अभी कैपेबल नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग लॉ बना पाए। कितनी इनकम टैक्स होगी कितनी नहीं होगी यही लोग डिसाइड करते हैं। कॉमन पीपल की जो इन्होंने इनकम टैक्स चेंज किया है 12,75,000 तक का न्यू रिजिम के अंदर कि इनकम टैक्सेबल नहीं है। एंड यू कैन ऑल्सो, और कुछ इन्होंने चेंजेस किए जो ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर भी है रिलेटेड टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज एंड दीज थिंग्स इन्होंने किया है। ये वही लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि आपकी 12 लाख अप्रोक्स 12,75,000 की इनकम पे टैक्स नहीं है, बाकी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जो आज के टाइम में जो लोग कमा रहे हैं अप्रोक्स 50 लैक्स पर ईयर या 1 CR, उनकी तो अप्रोक्स उन्होंने एवरेज आप मान लीजिए 30% टैक्स में ही जाता है। बट इन लोगों का क्या है, क्या ये एमपीएमएलए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए काम कर रहे हैं? नो। अब जानकर हैरान होंगे, इनका जो सैलरी कंपोजिशन है, एक बेसिक सैलरी है, उसमें एन नंबर ऑफ अलाउंसेज है, डेली अलाउंसेज, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेज, टेलीफोन अलाउंसेज, आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन सर्विसेज, ट्रैवल अलाउंसेज, मेडिकल अलाउंसेज, ये डिफरेंट टाइप के अलाउंसेज इनके सैलरी का स्ट्रक्चर है। इसमें जो बेसिक सैलरी है वो 1,24,000 है। बाकी इनको पर्क्स के रूप में या अलाउंसेस के रूप में बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जो डेली अलाउंसेस है उनको 2,000 या 2,500 पर डे के हिसाब से इनको मिलता है। एमपीज को अपने डेली का खर्चा करने के लिए, आप ऑफिस तक जा रहे हो, आप उसकी अपनी कृपा की उसके लिए है वो। एक स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए इनको 60,000 पर मंथ मिला जाता है। कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस 70,000 to 80,000 इनको मिलता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए, कि आप महानुभाव आए, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप काम करेंगे, उसके लिए पैसा दिया जा रहा है सैलरी के अलावा, और ये एग्जेम्प्ट होता है। टेलीफोन एक्सपेंसेस इनके या टेलीफोन इंटरनेट अलाउंसेस जो होते हैं इनके 1.5 लाख पर ईयर। जो आज की स्थिति है जिसमें एवरेज टेलीफोन एंड इंटरनेट की बिल 1,000 पर मंथ कॉमन पीपल बियर करता है, इनको मिलता है 1.5 लाख पर ईयर। मतलब हमारे 12,000 के अगेंस्ट में इनको 1.5 टेलीफोन अलाउंसेस मिलते हैं। पता नहीं कौन सी इंटरनेट फैसिलिटी ये यूज कर रहे हैं जो इनके ये इतना महंगा प्लान इनको मिल रहा है। पता नहीं अंबानी और अडानी ने स्पेशली इनके लिए डिजाइन किया होगा, जो इनको इसलिए इतना हायर अलाउंसेस दिया जा रहा है। और अगर आप बात करो इनका जो अदर अलाउंसेस होते हैं उसमें जो डेली इनको 60,000 पर मंथ बेसिस मिलता है उनको ऑफिस के नॉर्मल एक्सपेंडिचर एंड फैसिलिटीज एंड स्टेशनरी के नाम से दिया जाता है। 60,000 पर मंथ स्टेशनरी। सोचो हमारे चिल्ड्रन अलाउंसेस एंड ट्यूशन फी एडीसी की डिडक्शन मिला के पूरे साल के
1.5 लाख 2 लाख, और जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उन्होंने पास किया 3,000 पर चाइल्ड पर मंथ, उससे तो मल्टीपल टाइम्स है इनका। तो 60,000 पर मंथ ले रहे हैं, आप सोचो। क्योंकि वीआईपी लोग हैं, वीआईपी खर्चे हैं इनके। हम है कॉमन पीपल, हम है, ये सेवक नहीं बने, हम सेवक बने इनके बाद, क्योंकि वीआईपी तो यही बने। रेंट फ्री अकोमोडेशन के नाम पे इनको बड़े बड़े बंगलो दिए जाते हैं, बड़े लोन है, उसमें 3 या 4 लोग रह रहे हैं, उसके लिए उनको इतना बड़े बड़े हाउस बंगलो अलॉट किए जाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली फराह खान का ब्लॉग देखा था, और मैं इसलिए बात कर रही हूँ, मैं देख के शॉक थी। इनको एक एमपी को इतना बड़ा बंगलो मिला गया है। उन्होंने उस ब्लॉग में मनोज तिवारी जो एमपी है, उनके 11 मूर्ति पे जो उनको जो बंगलो अलॉट किया गया गवर्नमेंट में, उसमें विजिट किया था। उसमें दिखाया था उनके घर में जो जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो अलॉट हाउस है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के रूम है, उनके नाम है कश्मीर रूम, लोखंडवाला रूम, पटना रूम, रणथंबोर रूम, और सबका इंटीरियर अलग अलग है। होते पर्पज वो जो रूम है वो उसी के लिए कि एक मीटिंग कंडक्ट करनी है, उसके लिए है। बट मंत्री है, बड़े लोग, बड़ी बातें, आज मेरा मन इस रूम में बैठ के मीटिंग करने का नहीं है, हम उस रूम में बात करेंगे। आज हम पटना वाले रूम में बात करेंगे, आज हम कश्मीर वाले रूम में बात करेंगे। और ये देखिए, जो देश की सड़कें में गड्ढे सुधरने में 2 साल लग जाते, 3 साल लग जाते, और इनके लिए अगर एक रूम कम पड़ रहा हो, ये एक दौरा करके आएंगे, और गवर्नमेंट द्वारा वो नया रूम उनको बना के दिया दिया जाएगा विद इंटीरियर, इंस्टेंट, या बहुत कम टाइम में उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। करोड़ों में इंटीरियर का खर्चा होता है। क्यों? अपने खर्चे ये खुद डिसाइड करते हैं, खुद ही अप्रूव करवाते हैं। इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक एमपी एमएलए के को कितनी रेंट फ्री अकोमोडेशन की लिमिट डिसाइड की जाए। हमारी होती है लिमिट, हमें नहीं मिल जो कॉमन पीपल या फिर जो भी पर्सन डेली जॉब पे जाता है, 9 to 10 आवर्स की जॉब करता है, उनके पर्क्स और उनकी सब लिमिटेड होती है, कुछ लिमिट होती है। इनकी सैलरी से ज्यादा इनके अलाउंसेज है एंड बेनिफिट्स एंड पर्क्स है। तो न्यू लेबर वेज कोड रिवाइज हुआ, क्यों ना इनके ऊपर भी यही अप्लाई किया जाए। इनको सबको सैलरी वाली डेफिनेशन में लेके आए। इनकी जो भी इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, पक्ष मिलते हैं, सारे सेम एज ए इनकम टैक्स, जो टैक्स होने हैं वो टैक्स ही होने हैं। कोई सेक्शन 10 में इनको एग्जेम्पशन ना दी जाए, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेज एंड अदर अलाउंसेज की। इनको नॉर्मल एचआरए दिया जाए, कोई गवर्नमेंट हाउस ना दिया जाए। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग अपनी मर्जी से हर तीसरे दिन एक नया कमरा बनाएंगे और इंटीरियर पे करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। जैसे कॉमन पीपल 9 से 10 घंटे की जॉब करता है, 3-4 घंटे ट्रैवल करता है, और फिर कुछ एज में 35 से 40 की एज में जाके इस पोजीशन में होता है, कुछ उसने पैसे जोड़े होते हैं, और फिर एक माचिस की डिब्बी जितना घर या फ्लैट वो लोन लेके 90% लोन लेके वो एक बुक कर पाते हैं। सेम चीज इनको फील होनी चाहिए कि ये इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे इनकी सैलरी डिसाइड होनी चाहिए। जितना इनकी क्वालिफिकेशन है उतना एक एवरेज पर्सन कितना सीटीसी डिजर्व करता है, मार्केट में क्या रेट है, उस बेसिस पे इनकी सैलरी डिसाइड होनी चाहिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते खुद की सैलरी इंक्रीज होगी, वो ये खुद नहीं बढ़ाए। जैसे नॉर्मल इलेक्शन होते हैं वैसे कॉमन पीपल से इनकी अप्रूवल ली जाए कि इनकी सैलरी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। एक देश है, एक ही रूल होना चाहिए, एक ही सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। इनका भी पीएफ कटे और पेंशन भी उनके थ्रू मिले। इनको भी करंटली जो पेंशन मिलती है ना, अगर ये एक दिन का भी एमपी रहते हैं तो इनको पेंशन मिलती है, और ये पहले अभी एमएलए रह चुके हैं तो भी वो पेंशन ले रहे हैं, और फिर एमपी बन जाते हैं तो एमपी की भी सैलरी लेते हैं। और अगर वो एमपी की पोजीशन से चले जाते हैं तो 2 टाइप की पेंशन ले रहे होते हैं, एमएलए की पेंशन, एमपी की पेंशन। अगर वो मल्टीपल टाइम्स अगर वो एमपी रह चुके हैं और जितनी बार भी वो एमपी से की पोजीशन से रिटायर होते हैं, क्योंकि एज की बेसिस पे तो रिटायर होते नहीं है, 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल में आप एमपी रहे, फिर उसकी पेंशन मिलती है, वो अमाउंट बढ़ती रहती है। इनका ये नहीं है कि वो एक ये मल्टीपल पेंशन बेसिकली विड्रॉ कर रहे हैं। एक कॉमन पीपल की कितनी पेंशन मिलती है उसे? कहीं पेंशन नहीं मिल रही। जितना उसने ईपीएफओ में लगाया उसका 8.33 आपका पेंशन फंड में जाता है, दैट इज ऑल्सो लिमिटेड टू सर्टेन लिमिट। क्या? और आपकी जो मिनिमम पेंशन मिलती है आज के टाइम में जिन लोगों को मिल रही है, उनसे पूछिए 950 रुपए और 1000 रुपए में क्या होता है, जो अभी आई थिंक 1250 हो गई है। बस इतने रुपए में पर मंथ पेंशन की वो मिलती है, लाइफ टाइम की पेंशन है इनको, एक पेंशन। और इनको एक दिन का भी एमपी रहे हो, एक दिन का एमएलए रहे हो, तो भी इनको पेंशन मिलती है, और मिनिमम 25,000
पर मंथ है वो पेंशन इनकी। अगर ये एमपी एमएलए ना होते ना तो इनको कोई डेली वेज जो मजदूरी पे रखा जाता है ना उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। और कुछ क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अगर एलिजिबल है तो उनकी भी मोटा मोटी सैलरी जो होती वो अप्रॉक्स कितनी होती 20 lakhs पर ईयर, 20 to 50 lakhs पर ईयर, वो भी जो बहुत एक्सपीरियंस है। बेसिक 10 से स्टार्ट होती है इनकी 10 लाख सीटीसी पर ईयर पर एमपी बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब कितने पढ़े लिखे हैं वो आपको उनकी बात करने के तरीके से वो आपको पता ही, आपके देश के मिनिस्टर कितने पढ़े लिखे होते हैं या जो भी कैंडिडेट होते हैं वो एलिजिबल होते हैं वो कितने पढ़े थे। कोई कॉम्पिटेंस एग्जाम तो है नहीं उन्होंने फाइट किया हो और फिर ये मंत्री बने हो। इनके तो रिकॉर्ड्स इतने हाई होते हैं। कोई भी जो पॉपुलर है चाहे क्रिमिनल हो या जिसकी ज्यादा दहशत हो वो एमपी बन सकता है या एमएलए बन सकता है। आज के टाइम में तो यही चल रहा है। एंड देन अगर आप बात करो इनकी टैक्स ट्रीटमेंट की, इनकी सैलरी को सैलरी नहीं माना जाता, अदर इनकम में अदर सोर्स ऑफ इनकम में टैक्स माना जाता है, ये बताया जाता है। जो मेजर पार्ट है इनकी सैलरी के अकोमोडेशन एंड रेंट फ्री अकोमोडेशन वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेज है अदर अलाउंसेज है वो एग्जेम्प्ट होते हैं। इनकी सेक्शन 1017 आई थिंक उसमें एग्जेम्प्ट कर दिए जाते हैं। जो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो 12,75,000 और जिनसे एटीसी की लिमिट 1.5 एंड 50 टोटल मिला के 2 लाख से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर गई डिडक्शन की, बोलते उससे ऊपर टैक्स देना ही होगा, वो साल के कम से कम पर एमपी 2.9 करोड़ अपने ऊपर खर्च करता है। वो कैसे? जो टोटल 788 एमपी है, टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर है फॉर ओनली एमपी 788 के लिए, और जो पेंशन पे है वो है 3,300 करोड़ अप्रोक्स। इसमें से 1,000 करोड़ उन पेंशन वाले बंदों के लिए निकाल दिया जाए। बाकी जो 2,300 करोड़ है वो 788 एमपी का ही है पर ईयर का खर्चा, और ऑन एन एवरेज ये आता है 2.9 करोड़ पर एमपी, और वो भी इनको कम पड़ता है जिससे ये अभी फिर से सैलरी अपनी रिवाइज करवाई। जो लॉटरी सिस्टम होता है इसमें टिकट लगती है, का नंबर आता है उसको लॉटरी मिल जाती है, पर ये वाली लॉटरी बहुत बढ़िया है। आप एमपी एमएलए बनी है, एक दिन के लिए भी बन गए तो पेंशन आनी है, बाकी आपकी क्वालिफिकेशन जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। एक बार एमपी एमएलए बन गए आपकी तो करोड़ों की इनकम है। जो लोग अगर खुद आज एमपी एमएलए ना होते तो अपना एक 2 कमरों का घर भी नहीं बना सकते थे, वो 2.9 करोड़ कमा रहे हैं। इतने बड़े लेविश एंड पता नहीं कितने स्क्वायर फीट के बंगलों में रह रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी अप टू सर्टेन लिमिट, कितने 50,000 लीटर पानी एंड कितनी यूनिट्स है आई थिंक वो उनको फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 1,50,000 पर या टेलीफोन और इंटरनेट के लिए पे ये ले रहे हैं। 78,000 कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेस दे रहे हैं कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे, जिसके लिए इनको सैलरी दी जा रही है पर कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस के नाम से दी जा रही है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। डेली अलाउंस इनको 2 से 2,500 रुपए दिया जाता है। पता नहीं इतना क्या खर्चा कि अपने घर से लेके सदन तक चले जाएंगे। एक और जो अदर पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं उनको उसमें अटेंड करने के लिए भी उनको अलग से पर डे का वो अलाउंस मिलता है उस सेशन को अटेंड करने का। ये एमपी एमएलए किस चीज के लिए बने थे कि इनको ये एडिशनल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। उनकी ये क्या उनकी KRA में नहीं आता। एक कॉमन पीपल माचिस की डब्बी जितना घर अपनी एज के 35 से 40 इयर्स के अंदर एज में ट्राई करता है कि मैं घर बुक कर लूं, और वो एक इतना सा घर 900 स्क्वायर फीट का आज के टाइम में जो रेट है वो अप्रोक्स 1 करोड़ है, वो लोन पे लेता है और अपनी जब तक वो जिंदा है अप्रोक्स 70-80 इयर्स तब तक वो लोन पे करेगा जिसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया। और ये लोग कितना टैक्स पे करते हैं। न्यू लेबर वेज कोड इन पे अप्लाई क्यों नहीं होता? वन नेशन वन ई ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता? सबकी सैलरी में यही कंपोनेंट होंगे, यही एग्जेम्प्ट होंगे, नेता के में भी होंगे, और ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, इनको भी टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा। कोई एग्जेम्पशन नहीं, एग्जेम्पशन के नाम पे वही अलाउंस है जो कॉमन पीपल को टैक्स फ्री दिए जाते हैं वही इनको मिलेंगे, और 12,75,000 के ऊपर इनका भी टैक्स टोटल लगेगा। पर एमपी को एक और पर ईयर अप्रोक्स 5 करोड़ का बजट दिया जाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट है उस काम के लिए, और वो कुछ पार्ट में उनको अलॉट किया जाता है जो भी उनको अपने एरिया के अंदर काम करवाने। पर आपने देखा होगा कितना वो यूज होता है, उसमें करप्शन होता है। 5 करोड़ में से कितना स्पेंड होगा आपको पता है, और 5 करोड़ में से कितना इनकी जेब में जाएगा या मीडिएटर की जेब में जाएगा वो भी आपको पता है। देश में एक लॉ
स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने के लिए सालों साल निकल जाते हैं। नारी शक्ति बंधन का बिल का आप हाल देख लीजिए, कितने साल और चाहिए इनको बिल पास करने के लिए, कितने साल और चाहिए इनको कोई स्ट्रॉन्ग एक्ट बनाने के लिए, फीमेल सेफ्टी के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए, चाइल्ड सेफ्टी के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, कितना टाइम और चाहिए इनके देश का आर्किटेक्चर ठीक करने के लिए, कितना टाइम और चाहिए इनका वर्ल्ड क्लास रोड फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। सालों साल निकल जाएंगे, पता नहीं कितने 100-200 साल बाद भी ये बोला जाएगा कि 100 साल पहले ऐसा था, 200 साल पहले ऐसा था। हम सेम ही प्रॉब्लम से डील कर रहे होंगे आज से 100 साल बाद भी, क्योंकि जो हमारा जो मनी है, टैक्स पेयर का जो मनी है, वो कमा रहा है, वो देश के लिए नहीं कमा रहा, इन लोगों की सैलरी पे करने के लिए, इनकी सुख सुविधा को, इनकी शौक को पालने के लिए हम कमा रहे हैं। क्योंकि एक बार आपने चुन लिया, उसके बाद आपके देश पे डिसीजन पे और आपके खुद के डिसीजन पे आपकी कितनी सैलरी बढ़नी है, कितनी टैक्स फ्री होनी है, आपका कुछ नहीं चलना, डिसीजन ये लेंगे। ऐसे ऐसे लोग एमपी बने हुए हैं, आप सोचो इनके पर एमपी अप्रोक्स 2.9 करोड़ का खर्चा है। 2.9 करोड़ में आप किसे हायर नहीं कर सकते, एक बहुत ही पढ़े लिखे बंदे को हायर कर सकते हैं। इलेक्शन का खर्चा बचेगा, इलेक्शन किस, आप इतना जो बजट है देश में एमपी और एमएलए को चूज करने के लिए, आप ऐसे चूज मत कराइए। और करोड़ों रुपए इलेक्शन पे खर्च होते हैं, हर तीसरे दिन यहाँ पर इलेक्शन होता है, इतनी कैंपेनिंग में एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, इलेक्शन के काम में सारे मंत्री बिजी होते हैं, बाकी सारी प्रॉब्लम जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं देश में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हमें तो इलेक्शन जीतना है। हर 3 महीने 6 महीने बाद ये इलेक्शन वो इलेक्शन, मत करवाइए आप इलेक्शन, नहीं जरूरत हमें इलेक्शन की। इतने करोड़ का टैक्स पेयर का जो फंड जा रहा है, आप उसमें से ये कॉम्पिटेंसी एग्जाम अरेंज करवाइए। उस कॉम्पिटेंसी एग्जाम में जितने 788 लोग टॉप करते हैं, या 4123 स्टेट लेवल जो टोटल एमएलए है, हर स्टेट का जितना भी एमएलए बनते हैं, उतने लोग टॉप करते हैं, उनको आप एक फिक्स टेन्योर के लिए हायर करोगे कि वो लोग मंत्री बनेंगे, और वो ये देश के लिए डिसीजन लेंगे या देश के लिए कुछ कानून बनाएंगे, और उनको मंथली सैलरी पे रखेंगे। जो सेम स्ट्रक्चर जो कॉमन पीपल का सेम रखोगे, इससे आपका एक चीज होगा, एक तो आपको फालतू की भाषणबाजी नहीं सुननी होगी मंत्रियों की, एसटी एससी धर्म ये वो, जो चुनाव के मुद्दे होते हैं आज के टाइम में पॉपुलर होने के लिए, ना आपकी रैलियों की वजह से आपकी ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम फेस करते कॉमन पीपल, वो नहीं फेस करेंगे। थर्ड, पढ़े लिखे एजुकेटेड और एक कॉम्पिटेंसी एग्जाम को फाइट करके बंदे जो आएंगे, उनका सोचने का, डिसीजन लेने का, काम करने का तरीका डिफरेंट होगा। अगर वो नॉर्मल आवर्स से कम काम करते हैं या अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट को हायर किया जाएगा। उनको भी उनकी सैलरी से नॉर्मल सैलरी स्ट्रक्चर होगा, पीएफ ईएसआईसी ग्रेजुएटी के बेनिफिट्स मिलेंगे, पेंशन उनको एज क्राइटेरिया के बेसिस पे ही मिलेगी, और वो भी ईपीएफ और एनपीएस और उसके थ्रू जो पेंशन बनती है वो कोई सेपरेट नहीं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए कोई पेंशन है नहीं। ये फैसिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। और इससे आप ये बोलते हैं कि क्योंकि इंडिया एक प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी तो है। जब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखेंगे, जो भी उसमें अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे, अपनी क्वालिफिकेशंस की बेसिस पे इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है, तो डेमोक्रेसी तो कहीं एंड हुई नहीं। डेमोक्रेसी तब भी है, वो अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे पास करके एग्जाम को एक देश का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। आप ये एग्जामिनेशन सिस्टम लेके आइए, इससे हमें क्या होगा कि जो फालतू के जो एमपी बने हुए हैं, नेता बने हुए हैं, और जो ऐसे ही कुछ भी बिना तोले बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। ना ही हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो ये पार्टी बनी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पार्टी बनी हुई है, जो देश में दंगे एंड लोगों को जात कास्ट एसटी एससी और पता नहीं किस किस नामों से बांटती है। पूरे मीडिया को उन्होंने हाईजैक कर रखा है, 24 घंटे एक ही टाइप की न्यूज चलती है। आज कुछ किसी ने गलत बोल दिया, पूरे दिन वो डिस्कस होगा, उस डिस्कशन में किसी ने कुछ और वर्ड बोल दिया तो दूसरे दिन डिबेट का टॉपिक वो बन जाता है। देश की में कुछ और प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई डिस्कस करना ही नहीं। आप लोग कितने एग्री हो मेरे उससे? क्या मैं सही सोच रही हूँ?
अगर आपको मैंने जो डिस्कस किया है उससे थोड़ा सा भी रिलेट करते हो, थोड़ा सा भी जो आप सोचते हो यस दिस इज राइट वे टू इम्प्रूव इंडिया, या इंडिया की फंक्शनैलिटी, या इंडिया की को कैसे डेवलप बनाना है, या इंडिया को कैसे रीस्ट्रक्चर करना है, उसमें हेल्प कर सकता है, तो आप भी अपनी वॉइस रेज कीजिए। आप अपनी थॉट मुझसे शेयर कर सकते हैं बाय कमेंट, और आप अपना भी वीडियो बना सकते हैं, आप अपने व्यूज भी इसमें शेयर कर सकते हैं, मुझसे भी अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इंक्लूड करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू। एंड आपको अगर मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा हम लोगों से कनेक्ट कर पाए, उनके व्यूज जान पाए, उनको थोड़ा इंस्पायर कर पाए, और एक बेहतर भारत को बनाने के लिए हम कुछ स्टेप ले पाए। थैंक यू।